चलो, पिछले क्लास में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़े थे, है ना। समाज सुधारकों का जागृति आंदोलन, इसमें हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग फिर आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था। 1885 ईस्वी में। आगे पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। उस समय उसका नाम क्या था? बम्बई। क्या नाम था? बम्बई नामक नगर में संपन्न हुआ था, जिसमें देश के लगभग सभी भागों के शिक्षित और राष्ट्रीय देशभक्तों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन निरंतर होता रहा। तो पहला वर्ष बम्बई में हुआ था 1885 में, है ना। उसके बाद इसका जो है प्रतिवर्ष अधिवेशन होता रहा। इसी ने अंग्रेज़ों से मांग किया कि अधिराज करने में जो है स्वराज में हम लोगों का भी भूमिका निभाइए, थोड़ा माने शासन करने में भारतीय लोगों पर शासन करने में हमारी भी भूमिका को बढ़ाइए। उद्देश्यों को जिस प्रकार प्राप्त किया, कहाँ तक आए थे? इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय देशभक्तों कहाँ तक आए थे? बम्बई नामक। इसमें देश के लगभग सभी भाग के शिक्षित और राष्ट्रीय देशभक्तों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन निरंतर होता रहा। उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले आदि इस संस्था के मुख्य आरंभिक सदस्य थे। तो इसको याद करके लाना। इस संस्था के मुख्य आरंभिक सदस्य कौन कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले आदि इस संस्था के मुख्य आरंभिक सदस्य थे। चलो यहाँ देखो आगे। अंग्रेजी सरकार ने अपने अधिकारों की प्राप्ति करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजी सरकार से अपने अधिकारों की प्राप्ति करना। चलो, इन उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग थे। कुछ लोगों का मानना था कि अंग्रेजी सरकार से विनम्र अनुरोध किया जाए कि वह भारतीयों की समस्याओं का निदान करें। कुछ लोगों का क्या कहना था कि उसको विनम्रता पूर्वक कहिए कि वो जो है भारतीय लोगों का सभी समस्याओं का समाधान करें। आगे, उन पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद किया जाए, भारतीयों को उनके अधिकार दिए जाएं और सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक भारतीयों को लिया जाए। जबकि इसके विपरीत विचारधारा वाले लोग भी कांग्रेस में सम्मिलित थे। इन लोगों का मानना था कि अंग्रेजी सरकार से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अनुनय विनय करना व्यर्थ है। क्या मानना था? कि उससे अनुनय विनय करना व्यर्थ है। उसको क्या करना चाहिए? अनुनय विनय करना व्यर्थ है, ठीक है, करना। अंग्रेजों को जो अधिकार मिल जाए उनको व्यर्थ है। अंग्रेजों को जो अधिकार मिल गए हैं उनको वे सरलता से नहीं छोड़ सकते। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष करने की इस विचारधारा वाले लोगों में बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल मुख्य थे। इन्हीं लोगों की तिकड़ी को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बाल लाल पाल के रूप में जाना जाता है। इन तीनों में भी तिलक अधिक उग्र विचार वाले व्यक्ति थे। कैसे थे तिलक? अधिक उग्र विचार वाले लोग थे। उन्होंने लोगों के मध्य घोषणा की कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? लोकमान्य तिलक। किसने कहा? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो है वो गरम दल के थे,
ठीक है। इन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया। तो केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? लोकमान्य तिलक। किसने किया? लोकमान्य तिलक। आगे बढ़िए। संपादन करते हुए भारतीयों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने हेतु विचारों को कूट कूट कर भर दिया कि भारत उसमें जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों को विचार डालते थे। उस पत्रिका के माध्यम से भारतीयों के मन में उनके उग्र विचारों तथा लेखों को अपने विरुद्ध पाकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इन संघर्षशील विचारों वाले लोगों को उग्रवादी क्या कहा गया? उग्रवादी कहा गया। अनुदारवादी की संज्ञा दी गई। कैसी संज्ञा दी गई? अनुदारवादी की। जबकि अनुनय विनय के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने वाले लोगों को उदारवादी कहकर पुकारा गया। उनको क्या कहा गया? कि वे उदारवादी हैं, क्योंकि वे अनुनय विनय करके जो है सबको लेते हैं। और ये क्या हैं? ये जो है अनुदारवादी हैं। कैसे हैं? अनुदारवादी, यानी कि ये जो है ये उदार नहीं हैं। अब आ जाओ, फूट डालो राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय एकजुट हो गए। क्या हो गए? भारतीय एकजुट हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से मार भगाने का बीड़ा उठा लिया। इससे अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। उसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक प्रयास किए। लोगों पर क्रूर से क्रूरतम अत्याचार किए गए, किंतु आंदोलन की गति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हुआ? कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सब अत्याचार सह के फिर भी आंदोलन करते चले गए। लोगों पर क्रूर, ठीक है, नहीं पड़ा। अब अंग्रेजों की समझ में आ गया कि भारतीयों के एकजुट रहते उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से विमुख नहीं किया जा सकता। कि जब तक उनको समझ में आ गया कि जब तक भारतीय एकजुट है तब तक उन्हें स्वतंत्रता से विमुख नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए एक उपाय खोज निकाला कि भारतीयों को परस्पर लड़ाकर उनकी फूट का फायदा उठाते हुए उन पर सरलता से राज किया जा सकता है। कि जो है उनका फूट का फ़ायदा उठाकर उन पर सरलता से राज करो। उनकी यही नीति फूट डालो राज करो के नाम से जानी जाती है। तो फूट डालो राज करो नीति का मतलब क्या है? कि अंग्रेज जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए तब उनको लगा कि जब तक भारतीय एकजुट रहेंगे उनसे लड़ पाना संभव नहीं है। इसलिए जो है भारतीयों को में फूट डालो और तब उन पर राज करो। यही नीति वो लोग अपनाए। इसी नीति का नाम पड़ गया फूट डालो राज करो नीति। कोई दिक्कत भी? आगे आइए, फूट डालो राज करो। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का निर्णय किया। अपनी इस नीति को उन्होंने शीघ्र ही कार्य रूप देना आरंभ कर दिया। सन 1905 ईस्वी में उन्होंने बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय लिया। तो यही फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया। यह विभाजन इस प्रकार किया जाना था कि इसके एक भाग में मुस्लिमों का बहुमत रहे और दूसरे भाग में हिंदुओं का बहुमत रहे। एक भाग में मुस्लिमों का बहुमत और दूसरे भाग में हिंदुओं का बहुमत रहे। ठीक है। भारतीय अंग्रेजों की इस नीति को समझ गए और उन्होंने बंगाल विभाजन का डटकर विरोध किया। किंतु अंग्रेज अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अंत में बंगाल को विभाजित कर ही दिया। कोई दिक्कत भी? आगे आइए, आवाज़ आइए, स्वदेशी आंदोलन क्या है? ठीक है, स्वदेशी भारतीय ने सोचा कि अंग्रेज विरोध प्रदर्शनों और सभाओं द्वारा अपने निर्णय को बदलने वाले नहीं है। कि सिर्फ विरोध करेंगे तो वे अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, उन पर और कुछ कार्रवाई करना होगा। अतः उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए अंग्रेजों पर व्यापारिक आघात करने की नीति बनाई। कौन सी नीति? कि व्यापारिक आघात करो, इनका जो है व्यापार को मारो, इनका अर्थ जो है वो कमज़ोर करो। इस नीति के अंतर्गत
निर्णय लिया गया कि अब भारतीय विदेश में बनी किसी वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे। क्या निर्णय किया गया कि जो है भारतीय जो है उसका कोई भी विदेश में बना सामान का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे कि उनके अर्थ पर, रुपया पैसा पर चोट पड़े, उनका व्यापार पर चोट पड़े और वे कमज़ोर होवे वरन अपने ही देश से बनी वस्तुओं का उपभोग करेंगे। अपने देश में बनी वस्तुओं का उपभोग करने की होड़ ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यही आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। यद्यपि यह आंदोलन संपूर्ण देश में चला, किंतु बंगाल में यह बहुत जोर शोर से चला। जहाँ विद्यार्थियों और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में लोगों को विदेशी वस्त्रों, इस आंदोलन में क्या करना था? लोगों को विदेशी वस्त्रों तथा दूसरी वस्तुओं की दुकानों में जाने से रोका जाता था। उनको जो है विदेशी वस्त्रों को नहीं उपयोग कीजिए और दूसरी दुकान पर नहीं जाइए। महिलाएं बड़े बड़े जुलूस निकालकर लोगों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए समझाती थी। लोगों को महिलाएं कहती थी कि स्वदेशी वस्तु को का इस्तेमाल करें, समझाती थी। विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों के स्थान पर होली जलाई गई। क्या जलाई गई? होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तु बनाने के लिए घर घर में सूत काता जाने लगा। घर में लोग सूत काटने लगे। खादी बुनी जाने लगी। एक तरह से उस समय एक नया आंदोलन खादी आंदोलन के रूप में, क्या नाम पड़ा इसका? खादी आंदोलन के रूप में चल निकला। क्योंकि घर घर में लोग सूत काटने लगे और खादी के कपड़े बनाने लगे। कोई दिक्कत भी? इस आंदोलन के सम्मुख ब्रिटिश सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और सन 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द करना पड़ा। एक प्रकार से यह भारतीयों की अंग्रेजी सरकार पर विजय थी। भारतीयों की अंग्रेजी सरकार पर विजय थी। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के चलते 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया, रद्द हो गया, भारतीयों ने निर्णय किया कि कोई भी विदेश में बना सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही संकल्प करके घर घर में जो है सामान बनाने लगा, वस्तु बनने लगी। ठीक है, खादी का कपड़ा बनने लगा, घर घर में सूत काता जाने लगा। और तब जो है अंग्रेजी सरकार, जब उनको व्यापार पर चोट पड़ा, तब वो अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों के सामने झुक गई और जो है उन लोगों ने क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, है ना। चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना।